आइए अब हम जानते हैं कि फिनॉल किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। फिनॉलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को जानने के पहले एक बार हम फिर से फिनॉल की संरचना पर गौर करते हैं। हम जानते हैं कि फिनॉल में एक बेंजीन रिंग होती है तथा इसके एक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। अब यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है यह पाई इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वह इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होगी, यानी कि कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल है वह यहाँ पर आकर जुड़ सकता है। अब हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया तो होगी, लेकिन योगात्मक अभिक्रिया होगी या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन जोड़े होते हैं बेंजीन के, वो किन्हीं निश्चित स्थान पर न रहकर डीलोकलाइज्ड होते हैं, बेंजीन में डीलोकलाइज होते हैं और यही उसकी एरोमेटिसिटी का कारण होता है। और ये जो द्विबंध को तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है और इसीलिए बेंजीन रिंग में जो भी अभिक्रिया होती हैं वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि हम जानते हैं बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन होते हैं वहाँ पर एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो यह हाइड्रोजन निकल जाता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में जो अभिक्रियाएं होती हैं वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी, लेकिन अब यह जानना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस स्थान पर जुड़ सकता है। तो यहाँ पर हम देखें कि जैसे कि बेंजीन में हमने देखा था कि बेंजीन में तो सारे कार्बन समान होते हैं, लेकिन जब किसी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, यानी कि बेंजीन में जब कोई पहले से एक प्रतिस्थापी उपस्थित हो या क्रियात्मक समूह उपस्थित हो और उसके बाद जब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस कार्बन से जुड़ेगा, किस स्थान पर जुड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर पहले से कौन सा क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, उसके निर्देशी प्रभाव पर निर्भर करता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर बेंजीन में जो फिनॉल की संरचना है उसमें बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होता है, जो कि प्लस आर इफेक्ट दर्शाता है, यानी कि यह जो उसके पास इलेक्ट्रॉन जोड़े होते हैं उसे वो बेंजीन रिंग की तरफ ये उसे ढकेलता है। और इसकी वजह से यदि हम देखें तो कौन कौन सी ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ सकता है। तो यहां पर हम देखें यदि फिनॉल के ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है यदि वह ऑक्सीजन कार्बन पर शिफ्ट होता है तो वहां पर द्विबंध आ जाएगा और ऐसी स्थिति में जो फिनॉल से जुड़ा हुआ कार्बन है, जिसे हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे, तो कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पर 5 बंध बन जाएंगे। तो ये स्थिति अस्थायी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो पहले और दूसरे नंबर का जो पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह दूसरे नंबर के कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, जो कि फिनोलिक समूह के साथ ऑर्थो स्थिति होती है। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ सकता है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि मान लीजिए कि यह जो दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह दूसरे और तीसरे नंबर के कार्बन पर के बीच ये बंध पर ये शिफ्ट हो जाता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर तीसरे और चौथे कार्बन के बीच का इलेक्ट्रॉन जोड़ा वह यहाँ पर चौथे नंबर के कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस जो कि हाइड्रोक्सिल समूह के सापेक्ष पैरा पोजीशन होती है, पैरा स्थिति होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाएगा। यानी कि दूसरी स्थिति बनती है कि फिनॉल में जो इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ेगा वह पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। एक और स्थिति देख सकते हैं, जब यहाँ पर मान लीजिए कि चौथे नंबर पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वो चौथे और पांचवें नंबर के कार्बन के मध्य वो शिफ्ट होता है, तो वहां पर द्विबंध आ जाएगा और इस वजह से जो पांचवें और छठवें नंबर के बीच पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह छठवें नंबर के कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाएगा और जो कि हाइड्रोक्सिल समूह के सापेक्ष पुनः ऑर्थो स्थिति है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिनॉल की में हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति की वजह से जो बेंजीन रिंग है उसमें आर्थो और पैरा पोजीशन पर वो स्थितियां बनती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है और यहीं पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ सकता है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि फिनॉल में यदि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जुड़ेगा और इस तरह से जो हमें उत्पाद प्राप्त होंगे वो आर्थो और पैरा समावेवी का मिश्रण हमें प्राप्त होगा। और यहाँ पर हम देखें कि प्रायः यह देखा जाता है कि जो पैरा समावेवी होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए उनकी मात्रा अधिक मात्रा में बनती है जनरली। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि यदि आर्थो समावेवी में ऐसे दो प्रतिस्थापी हैं जिनके बीच यदि हाइड्रोजन बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, यदि ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर आर्थो समावेवी की मात्रा अधिक बनती है। तो इस तरह से हमने जान लिया कि फिनॉल में जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी वह किस प्रकार से होगी। तो आइए अब हम इसे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन से तात्पर्य है कि यहाँ पर जब हम फिनॉल की अभिक्रिया करा रहे हैं तो हम ये लेंगे फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह के अलावा यहाँ पर नाइट्रो समूह NO2 समूह को यहाँ पर ऐड कराना, और इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। तो इसके लिए हमें NO2 प्लस, जिसे हम नाइट्रोनियम आयन कहते हैं, उसकी आवश्यकता होगी। और नाइट्रीकरण, बेंजीन के नाइट्रीकरण की अभिक्रिया में हमने ये पहले ही जान लिया है कि ये जो नाइट्रोनियम आयन होता है वो तैयार करने के लिए हमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम देखें कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसे हम सुविधा की दृष्टि से इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके OH को अलग करके OH और ऑक्सीजन से हम इसको SO3H समूह जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो OH है उसमें ऑक्सीजन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसीलिए यह यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन के रूप में आसानी से निष्कासित हो जाता है। यानी कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन दाता की तरह व्यवहार करता है, जबकि जो नाइट्रिक एसिड है, अब नाइट्रिक एसिड को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं OH और ऑक्सीजन से जुड़ा है NO2 समूह। यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, और इससे जो प्रोटॉन जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से निष्कासित हुआ है यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन से, जो नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन से जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यह स्थिति अस्थायी होगी और इसलिए तुरंत जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींच लेगा और वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। अब जब हम इसकी यानी कि जब अब हमें नाइट्रेशन करना होगा तो हमें नाइट्रीफाइंग मिक्सचर लेना होगा जो कि हमें नाइट्रोनियम आयन देगा। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिनॉल में नाइट्रीकरण की अभिक्रिया होती है। तो फिनॉल में नाइट्रीकरण की अभिक्रिया दो तरह से हो सकती है। ये जो रीजन जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा वो हमने कौन सा अभिकर्मक लिया है इस पर निर्भर करेगा। यदि हम फिनॉल की क्रिया तनु नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, यहाँ पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, तो यहाँ पर हमें आर्थो और पैरा समावयवियों का मिश्रण प्राप्त होता है, यानी कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। अब चूंकि ये दोनों द्रव अवस्था में होंगे और इसीलिए इन्हें पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। प्रभाजी आसवन, क्योंकि इनके क्वथनांक में अंतर होता है इसलिए हम इन्हें प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक कर लेते हैं। अब जब हम प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक करते हैं तो हम जानते हैं कि जिस द्रव का, लिक्विड का क्वथनांक कम होता है उसकी वाष्प
पहले बनेगी और उसकी वाष्प पहले बनेगी जिसे हम ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि किसकी वाष्प पहले बनेगी या किसका क्वथनांक कम होगा। तो यदि हम इनकी संरचना पर देखें, आर्थोनाइट्रोफिनॉल में हम देखें तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल में आर्थो एक दूसरे के सापेक्ष आर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल समूह और नाइट्रो समूह उपस्थित हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह का हाइड्रोजन तथा नाइट्रो समूह के ऑक्सीजन के मध्य यहाँ पर अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बन जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जो कि एक ही अणु के अंदर है। और इस स्थिति में जो बहुत सारे आर्थोनाइट्रोफिनॉल के अणु होंगे उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होगा, एक दूसरे से ये स्वतंत्र होंगे। और इस स्थिति में जब हम इनको गर्म करते हैं तो इसलिए इनके बीच किसी प्रकार का अतिरिक्त अंतर अणु बंध नहीं होता, आकर्षण नहीं होता है, इसलिए आसानी से वाष्पित हो जाते हैं और इसलिए इनका जो क्वथनांक होता है वो कम होता है। दूसरी ओर यदि हम पैरानाइट्रोफिनॉल के का लें तो यहाँ पर हम देखें कि पैरानाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह 1 पोजीशन पर है तो नाइट्रो समूह 4th नंबर के कार्बन से जुड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में एक पैरानाइट्रोफिनॉल के हाइड्रोक्सिल समूह के हाइड्रोजन तथा दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के नाइट्रो समूह के ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वह इंटरमोलिकुलर हो रही है, 2 अलग अलग अणुओं के मध्य हो रही है और इस तरह से बहुत सारे हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं जिससे ये पैरानाइट्रोफिनॉल के अणु आपस में जुड़े होते हैं और इसीलिए इन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है और इसीलिए इनके क्वथनांक अधिक होते हैं। तो इस तरह से जब हम इनका प्रभाजी आसवन के द्वारा जब हम इन्हें पृथक करेंगे तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल की वाष्प पहले बनेगी, वो हमें पहले ग्राही में प्राप्त होगा और बाद में फिर हमें पैरानाइट्रोफिनॉल समावयवी प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम इन्हें पृथक कर सकते हैं। दूसरी स्थिति फिनॉल के नाइट्रीकरण की जो दूसरी स्थिति होगी उसमें हम यदि सांद्र नाइट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं तो हमें एक अलग उत्पाद प्राप्त होता है। ये जो उत्पाद होता है इसमें 3 नाइट्रो समूह यानी कि 2 आर्थो पोजीशन पर और 1 पैरा पोजीशन पर 3 नाइट्रो समूह यहाँ पर जुड़ जाते हैं और इस तरह से जो हमें कंपाउंड प्राप्त होता है जो कि महत्वपूर्ण कंपाउंड है और इसे हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। और यदि हम इसका IUPAC नाम कहें तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और चूंकि यहाँ पर ये जो पिक्रिक एसिड प्राप्त हो रहा है हमें तो इसमें 3 नाइट्रो समूह उपस्थित होते हैं, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होते हैं और इसकी वजह से जो पिक्रिक अम्ल होता है काफ़ी प्रबल अम्ल होता है, काफ़ी प्रबल अम्लीय स्वभाव ये प्रदर्शित करता है। तो यह है पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि भी है। लेकिन इस प्रकार से जो पिक्रिक अम्ल तैयार होता है उसमें जो उपलब्धि होती है या जो उत्पाद की मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है और इसके लिए हम एक दूसरी विधि का उपयोग करते हैं और वो भी फिनॉल की एक अलग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं सल्फोनेशन। तो पहले हम देखते हैं सल्फोनेशन किस प्रकार से होता है। सल्फोनेशन के लिए हम फिनॉल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। तो इसके लिए सल्फोनेशन से तात्पर्य है कि यहाँ पर हमें SO3H समूह को यहाँ पर ऐड करना है। तो इसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वह SO3H समूह होगा क्योंकि यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें से यदि हम OH को लिखें तो उसके बाद बचता है हमारे पास SO3H समूह और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन और सल्फर के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींच लेता है और इस तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल तैयार होता है वह होता है SO3H+ जिस पर की पॉजिटिव चार्ज होता है और इसीलिए यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। तो जब हम फिनॉल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो यहाँ पर
पहले तो ऑर्थो पोजीशन पर SO3H समूह जुड़ जाता है, जिसे हम फिनॉल सल्फोनिक एसिड कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पैरा पोजीशन पर भी जो दूसरा कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, तो उसमें पैरा पोजीशन पर भी एक सल्फोनिक समूह जुड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड हमें प्राप्त होता है। और यह जो अभिकर्मक जो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है, इसका उपयोग हम पिक्रिक एसिड बनाने के लिए करते हैं। और इस तरह से जो प्राप्त होता है पिक्रिक एसिड, उसमें पिक्रिक एसिड की मात्रा उपलब्धि ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड हमें प्राप्त हुआ है, इसकी क्रिया आगे जब हम सांद्र नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी कि पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। और इस तरह से जो पिक्रिक एसिड मिलेगा उसकी उपलब्धि अधिक होती है। तो यह है फिनॉल में होने वाली नाइट्रीकरण अभिक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं कि फिनॉलों में हैलोजनीकरण किस प्रकार से होता है। हैलोजनीकरण यह भी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही है। यहाँ पर भी जो हैलोजनीकरण जब हम करेंगे और जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं, यह प्रायोगिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। तो यदि हम फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं और यहाँ पर विलायक के तौर पर यदि हम कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म जैसे कम ध्रुवीय विलायकों का उपयोग करते हैं, जो कि कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक विलायक हैं, यदि हम इनका उपयोग करते हैं तो हमें मोनो प्रतिस्थापी प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब हम इसकी क्रिया फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं और विलायक के तौर पर कार्बन डाइसल्फाइड या फिर क्लोरोफॉर्म लेते हैं, तो यहाँ पर हमें आर्थो ब्रोमोफिनॉल तथा पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम बता दें कि जो पैरा ब्रोमोफिनॉल है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जबकि आर्थो ब्रोमोफिनॉल की मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है और ब्रोमो है, इनके बीच किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है और ऐसी स्थिति में पैरा समवयवी की मात्रा अधिक मिलती है। लेकिन यदि हम फिनॉल की क्रिया सीधे ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो हम कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर हम तापमान भी कम रखते हैं। लेकिन दूसरी परिस्थिति में यदि हम फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो यहाँ पर हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल कंपाउंड प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर 3 प्रतिस्थापी, 2 आर्थो पोजीशन पर तथा 1 पैरा पोजीशन पर ब्रोमो परमाणु का योग हो जाता है और इस तरह से हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सभी जो हैं ब्रोमीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आइए, अभी हमने फिनॉल में हैलोजिनेशन की अभिक्रिया देखी। आइए हम इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए इसकी क्रियाविधि को जानें। यहाँ पर हम देखें कि जो फिनॉल है, फिनॉल में से जब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी होती है तो सबसे पहले हमें फिनॉल में से ये जो अम्लीय हाइड्रोजन है उसे निष्कासित करना होता है। तो जब हम यहाँ से अम्लीय हाइड्रोजन को निष्कासित करते हैं तो हमें फिनॉक्साइड आयन मिलता है और जो फिनॉक्साइड आयन है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए ज़्यादा सक्रिय होता है। तो जैसे ही यह फिनॉक्साइड आयन बनता है, वह इसमें से ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, वह अंदर रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन कार्बन पर द्विबंध आ जाता है और इस वजह से कार्बन कार्बन आर्थो पोजीशन पर जो कार्बन है, उन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह आर्थो पोजीशन वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे वहां पर एक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से आगे रेजोनेंस के द्वारा जब हम देखते हैं तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। अब इस तरह से यह जो ध्रुवीय फिनॉक्साइड आयन है, जब इसकी क्रिया आगे ब्रोमीन
से होती है, यदि हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो ब्रोमीन Br2 से होती है। तो हम जानते हैं Br2 ब्रोमीन तो एक नॉन पोलर कंपाउंड हुआ, लेकिन चूंकि यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन ध्रुवीय होता है इसलिए यह इसमें इंड्यूस डाइपोल उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से जो Br2 अणु है वह पोलराइज्ड हो जाता है और इसमें से दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह एक ब्रोमीन एटम पर शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से हमें Br- ब्रोमाइड आयन तथा एक Br+ आयन प्राप्त होता है। और ये जो Br+ आयन है यही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। तो इस तरह से यह जब Br+ आयन यहाँ पर अब जो फिनॉक्साइड आयन है उस पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक संक्रमण कंपाउंड प्राप्त होगा, जहां पर कि ऑर्थो पोजीशन पर Br भी जुड़ गया है और यहां पर हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। अब चूंकि यहां पर साथ ही साथ यहां पर ऑक्सीजन कार्बन पर द्विबंध है तथा इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी जा चुकी है और इसे पुनः प्राप्त करने के लिए यहां पर जो कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह पुनः यहाँ पर रिंग में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो H+ आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस तरह से जो बेंजीन रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी पुनः वापस आ जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर एक Br परमाणु जुड़ गया है। इसी तरह से अब इसका आगे जब हम एसिडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पर प्रोटोनीकरण करेंगे तो यहाँ पर पुनः हमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें यहाँ पर आर्थो ब्रोमोफिनॉल कंपाउंड के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रोमिनेशन की क्रिया होती है, जिसे हम क्रिया विधि के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनकी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। फिनॉल की जो अपचयन अभिक्रिया होती है, तो फिनॉल की क्रिया जब हम जिंक डस्ट के साथ कराते हैं, जिंक डस्ट के साथ कराने पर यहाँ पर जो फिनॉल OH समूह है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और तथा यहाँ पर हमें उत्पाद के तौर पर बेंजीन प्राप्त होते हैं, C6H6 यहाँ पर बेंजीन प्राप्त होते हैं तथा जो ऑक्सीजन है वह जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सामान्य बहुत सिंपल सी अभिक्रिया है इनके अपचयन की। दूसरी ओर यदि हम फिनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो फिनॉल का ऑक्सीकरण हम क्रोमिक अम्ल के द्वारा कराते हैं और इसके लिए हम यहाँ पर सोडियम क्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड इनका मिश्रण लेते हैं और जब इनका ऑक्सीकरण होता है तो हमें यहाँ पर डाइकीटोन उत्पाद के तौर पर प्राप्त होते हैं, जिसे हम बेंजोक्विनोन भी कहते हैं। जहां पर हम देखें कि 1,4 पोजीशन पर या एक दूसरे के सापेक्ष पैरा पोजीशन पर यहाँ पर कीटोनिक समूह C++ समूह उपस्थित होता है। तो इस तरह से बहुत सिंपल और छोटी अभिक्रिया है इनके अपचयन और ऑक्सीकरण की। ये तो थी फिनॉल में होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तथा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। इसके बाद हम देखेंगे फिनॉल में होने वाली दो महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शंस को। एक तो है कॉल्बे अभिक्रिया और दूसरी है रीमर टीमन अभिक्रिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया में जब हम फिनॉल की क्रिया पहले क्षार के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर तथा उसके बाद फिर इसकी क्रिया आगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने के पश्चात जब हम इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल उत्पाद के तौर पर प्राप्त होता है। यानी कि जो कोल्बे रिएक्शन है उसमें फिनॉल के द्वारा हमें एक महत्वपूर्ण कंपाउंड सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है और सैलिसिलिक अम्ल में एक दूसरे के सापेक्ष हाइड्रोक्सिल समूह के सापेक्ष जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है।
और यही कंपाउंड मुख्य उत्पाद के तौर पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक समूह के ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल समूह के हाइड्रोजन के बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसकी वजह से ये काफ़ी स्टेबल होता है, स्थायी होता है और इसीलिए सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के तौर पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर हम देखें कि जब फिनॉल की क्रिया हम क्षार के साथ कराते हैं तो फिनॉल में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो होगा उसमें जो ऑक्सीजन होता है वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ से प्रोटॉन निष्कासित हो जाता है, जिसे हम फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। लेकिन यह फिनॉक्साइड आयन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन रिंग को सक्रिय करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सक्रिय करता है यदि हम इसे सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दें। तो इसीलिए जब हम फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें एक उससे भी ज़्यादा सक्रिय मध्यवर्ती मिलता है, जिसे हम सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। और इस सोडियम फिनॉक्साइड की वजह से जो रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व काफ़ी बढ़ जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनका भी एडिशन हो जाता है। इस फिनॉक्साइड की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है और उससे जुड़े हुए दो जो ऑक्सीजन परमाणु हैं दोनों ही काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इसीलिए कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जोड़ा एक ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे कार्बन पर धनावेश आ जाता है। और अब ये देखिए, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तथा फिनॉक्साइड आयन के आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, इसलिए यह इस पर अटैक करता है और यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो आयन बना हुआ है COO- आयन, वह आर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है। लेकिन अब इस स्थिति में हम ये देखेंगे कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी समाप्त हो गई है, जिसकी पूर्ति के लिए इस आर्थो पोजीशन पे जो कार्बन जुड़ा है उससे जुड़ा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े यहाँ पर देगा, जिससे यहाँ पर एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी और जो हाइड्रोजन है वह H+ आयन के रूप में बाहर निकलेगा। यह हाइड्रोजन H+ आयन जो प्रोटॉन है वह यहाँ जाकर ऑक्सीजन जिस पर ऋण आवेश है उससे जुड़ जाएगा और इस स्थिति में हम देखेंगे कि यहाँ पर अब जो अगली संरचना हमें प्राप्त हो रही है उसमें बेंजीन में जो फिनॉक्साइड आयन है उसके आर्थो पोजीशन पर COOH समूह जुड़ चुका है। अब आगे हम यहाँ पर जो कि फिनॉक्साइड आयन है उसे हमें पुनः इसके हाइड्रोजन को वापस लाना है, इसलिए हम इसका यहाँ पर अम्लीय हाइड्रोलिसिस करेंगे या हम कह सकते हैं इसका हम एसिडिफिकेशन करेंगे और इससे यहाँ पर पुनः हाइड्रोजन आ जाएगा और इस तरह से जो हमें फाइनल संरचना, फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा वह होगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर हम पहले ये बता दें कि जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो आर्थो और पैरा दोनों समावयवी बनते हैं, जिसमें कि पैरा समावयवी की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन उस स्थिति में जबकि आर्थो समावयवी में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध की संभावना हो उस समय यहाँ पर आर्थो समावयवी ज्यादा बनता है और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फिनोलिक समूह में जो हाइड्रोक्सिल समूह है OH उसके हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक समूह COOH के ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर काफी मजबूत हाइड्रोजन बंध बन जाता है और इसलिए ये काफी स्थायी होता है और इसीलिए आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और इसका एक जो दूसरा सामान्य नाम है वह है सैलिसिलिक एसिड और इसे हम कहते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण यौगिक है।